हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ चेतना सुगंधी। बहुत सारे लोगों को ना ये एक डाउट होता है, मेरे पास भी ये क्वेरी बहुत बार आई है कि अगर कोई इंडियन रेसिडेंट किसी एनआरआई को अगर पेमेंट कर रहा है तो उसमें क्या टीडीएस डिडक्ट करना ज़रूरी है एंड 15 सीएसीबी के क्या हमें कंप्लायंसेस करना मैंडेटरी है। तो आज इसी सब टॉपिक को लेकर एंड इसी सब क्वेरीज को लेकर हम ये वीडियो बना रहे हैं, जिसमें कि हम बात करेंगे टीडीएस के सेक्शन 195 के बारे में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के लिए। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो देन सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि जब भी हम कोई ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपके लिए लाए तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिल सके। एंड अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे देन सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड अपने कॉन्टैक्ट्स में हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, आज हम बात करेंगे सेक्शन 195 टीडीएस। ठीक है, अब ये सेक्शन हमें क्या बताता है? देखिए, इंडिया में जैसे कि टाइप्स ऑफ पर्सन्स क्या क्या है, एंटिटी। एक है इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी या फिर फर्म। इसके अलावा और भी बहुत सारे, एओपी है। उसके बाद में बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो जाती है, फिर एक ज्यूरिस्टिक एंटिटी हो जाती है। ठीक है, ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि टीडीएस कब डिडक्ट किया जाता है। अब जैसे कि अगर कोई इनमें से पर्सन कोई एक्सपेंसेस कर रहा है, अब बट ऑब्वियस है कि अगर कोई पर्सन किसी से सर्विस ले रहा है या कोई चीज़ खरीद रहा है तो उसके अगेंस्ट में वो पर्सन उसे पेमेंट करेगा। अब पेमेंट कर रहा है दैट मीन्स वो एक्सपेंसेस हो रहा है। दैट मीन्स अब अगर कोई एक्सपेंसेस करता है तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अगर आप किसी थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर कोई एक्सपेंसेस करते हो तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना ज़रूरी है। अब टीडीएस कब डिडक्ट किया जाता है, कौन से सर्विसेज में कौन सा टीडीएस का सेक्शन है, हर एक के थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो अलग अलग होते हैं। आज हम बात करेंगे सेक्शन 195 के बारे में। अब इसमें गवर्नमेंट क्या बोलती है, लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई इसमें से पर्सन, ये कोई भी अगर इंडियन रेसिडेंट पर्सन या फिर अगर कोई इंडियन रेसिडेंट एंड वो एनआरआई भी अगर है, तो अगर ये इसमें से कोई किसी एनआरआई या फिर किसी फॉरेन कंपनी को किसी भी तरह का अगर पेमेंट करते हैं तो टीडीएस डिडक्ट करना मैंडेटरी है। ये ऑप्शनल नहीं है, तो ये है मैंडेटरी। तो अगर कोई इंडिविजुअल हो गया, कोई एचयूएफ है, कोई कंपनी है, कोई एलएलपी है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई भी अगर ज्यूरिस्टिक एंटिटी है, कोई भी अगर बॉडी किसी भी एनआरआई को या फॉरेन कंपनी को पेमेंट कर रही है तो उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा। ये हमें बताता है सेक्शन 195। अब हम देखेंगे कि क्या इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल है, तो नहीं, 195 में कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। मीन्स आप चाहे 10,000 का पेमेंट करो या कोई 10 लाख का पेमेंट करो, दोनों पे ही आपको टीडीएस डिडक्ट करना ज़रूरी है। अब आप बोलोगे कि ये टीडीएस डिडक्ट करने के लिए क्या हमारे पास में उसे डिडक्ट करने के बाद रिटर्न भी फाइल करना है, तो यस, आगे हमें टीडीएस तो डिडक्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, अब टीडीएस के लिए 2-3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो टैन, एक उसका कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट है। सेकेंड, कैसे डिडक्ट होगा एंड कितना डिडक्ट होगा। ठीक है, हाउ मच। अब यस, सेक्शन 195 के लिए आपको टैन निकालना जरूरी है। इसमें कोई थ्रेशोल्ड लिमिट है तो नहीं, इसमें कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। ईच एंड एवरी पेमेंट के लिए आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। हाउ, तो जैसे हम नॉर्मल केसेस में टीडीएस डिडक्ट करते हैं वैसे ही हमें एवरी मंथ के जो भी फॉलोइंग मंथ होगा, जैसे कि अभी मंथ चल रहा है नवंबर, तो नवंबर के जो भी हमने एक्सपेंसेस किए उन सभी पे टीडीएस हम डिडक्ट करेंगे एंड 7 दिसंबर को हम पे करेंगे। तो जो भी फॉलोइंग मंथ होगा उसके 7 को
7th को ही हमें टीडीएस का जो पेमेंट है वो करना है। ओके, मीन्स हमारा पहले एक्सपेंसेस हम जब इनकर्ड कर रहे हैं तो हमें उसका पेमेंट के टाइम पे टीडीएस डिडक्ट होगा, फिर टीडीएस का हम उसका पेमेंट करेंगे, फिर उसका हम क्वार्टरली टीडीएस के रिटर्न भी फाइल करेंगे जो एज यूजुअल हमारे नॉर्मल जाते हैं वैसे ही, एंड उसके बाद में हम उन्हें फॉर्म या सर्टिफिकेट 16A भी प्रोवाइड करेंगे। ओके, अब आपका एक और क्वेश्चन आ सकता है कि हर एक एनआरआई के पास में पैन नंबर तो नहीं होता है, तो वैसे केस में हमें क्या करना है। अब मान के चलिए कोई इंडियन कंपनी है, ठीक है, वो किसी यूएसए बेस्ड कंपनी से सॉफ्टवेयर की टेक्निकल सर्विस ले रही है। ओके, अब यूएसए क्या करेगी, यूएसए कंपनी एक सेल बिल रेज करेगी इंडियन कंपनी को। ओके, अब जब भी इंडियन कंपनी यूएसए को पेमेंट करेगी, अब एज पर सेक्शन 195 टीडीएस तो डिडक्ट करना मैंडेटरी है। इन केस अगर ये टीडीएस नहीं करेगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी है। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, एक तो उनको डिसअलाउड हो जाएगा एक्सपेंसेस, टीडीएस का पेमेंट टाइम पे ना करने की वजह से इंटरेस्ट आएगा, पेनल्टीज आएगी। अब पेनल्टी पेमेंट के लिए भी आएगी और पेमेंट ही नहीं किया तो रिटर्न भी नहीं करेंगे तो पेनल्टी रिटर्न की भी आएगी। तो ये तो नुकसान हो गया इंडियन कंपनी का कि उन्होंने टीडीएस के कोई कंप्लायंसेस नहीं किए। अब उससे बचने के लिए उन्हें पेमेंट के टाइम पे टीडीएस डिडक्ट करना है। अब एज पर रेट उन्हें 20% का टीडीएस डिडक्ट करना है। ओके, अब लेकिन एनआरआई कंपनी जो है वो बोलेगी कि हमारे पास में तो पैन है नहीं, इसीलिए ये 20% डिडक्ट होगा। बट इसमें और एक ऑप्शन आता है, इफ यूएसए बेस्ड कंपनी के पास में उनकी कंट्री का मीन्स वो जो भी, जैसे कि इस एग्जाम्पल में अगर इनके पास में यूएसए के कंट्री का टीआरसी सर्टिफिकेट है, इसका टीआरसी सर्टिफिकेट, अब टीआरसी सर्टिफिकेट का फुल फॉर्म क्या है, टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट। अगर इस कंपनी के पास में टीआरसी सर्टिफिकेट है तो वो डीटीएए का बेनिफिट ले सकती है। अब डीटीएए क्या है, तो डबल टैक्सेशन अवॉइड अथॉरिटी, मींस यूएसए में इस केस में क्या होगा, अब यूएसए कंपनी को क्योंकि इंडियन कंपनी से पेमेंट आने वाला है, दैट मीन्स यूएसए का तो ये इनकम हुआ, अब ये इनकम उनका यूएसए में भी टैक्सेबल होगा, प्लस इंडिया में जो उनका टीडीएस डिडक्ट हुआ है 20% वो भी टैक्सेबल ही हुआ, एंड ये टीडीएस तो वो रिफंड भी नहीं ले सकते। तो इन ऐसे केस में मान के चलिए अगर 100 रुपीज़ का है एंड अगर उसमें से 20 रुपीज़ इंडिया में कट हो गए, मान के चलिए यूएसए में भी 20 गए, तो उनका डबल टैक्सेशन हुआ। अब इसे अवॉइड करने के लिए इस कंपनी के पास में टीआरसी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, एंड उन्हें एक 10F ये फॉर्म आता है वो भी सबमिट करना ज़रूरी है इस इंडियन कंपनी को, ताकि ये कंपनी इनका टीडीएस डिडक्ट ना करे। बट अगर उनके पास में ये सर्टिफिकेट है तो ही वो ये डीटीएए का बेनिफिट ले सकते हैं, अदरवाइज उन्हें ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर आपके भी कोई पार्टी है जो कि आपको अदर इंडिया के बाहर से आपको बिलिंग कर रही है एंड आपको उनको अगर पेमेंट करना है, तो दो कंडीशन आपको देखनी है कि उनके पास में ये सर्टिफिकेट है क्या, एंड ये वाला फॉर्म उनसे फिलअप करके लेना है, तभी आप उनका अगर टीडीएस डिडक्ट नहीं करते हो तो चलेगा, अदरवाइज आपको 20% करना है। बट इन केस ऑफ दिस ओनली कि जहाँ पे आप कोई टेक्निकल फीस या प्रोफेशनल फीस दे रहे हो, अदर देन दिस अगर कुछ है तो उसके रेट्स जो है वो अलग है, वो हम आगे देखें। तो इतना आपको समझ में आ गया कि टीडीएस डिडक्ट करना क्यों ज़रूरी है, अगर नहीं करते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस है जो कि फेस करने होंगे इस इंडियन बेस्ड कंपनी के लिए, कि उनको डिसअलाउड हो जाएगा, इंटरेस्ट पेनल्टी उनको पे करनी पड़ सकती है। एंड अब हम देखते हैं कि हर एक केस में
कितना टीडीएस डिडक्ट होता है एंड कितना एप्लीकेबल है। तो उसके लिए तो हर एक केस में कितना टीडीएस डिडक्ट होगा उसके लिए आपको आना होगा हमारी वेबसाइट www.taxgenie.com पे। यहाँ पे हमने ब्लॉग के सेक्शन में इस जो भी मैं अभी आपको वीडियो में बता रही हूँ उसका डिटेल वीडियो ब्लॉग डाला है, तो आप उसे डिटेल में रीड करके भी समझ सकते हो। केस स्टडी भी हमने डाली है। तो अभी हम देखते हैं कि टीडीएस के रेट क्या हो गए इसमें एप्लीकेबल। अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट की है एंड उसका अगर उन्हें इंटरेस्ट का इनकम आ रहा है, इंटरेस्ट इनकम है, तो उस पर 20% है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन ये 10%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड शेयर्स 10%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 15%, अदर इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20%। ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान के चलिए अभी आप सभी को पता होगा कि अगर कोई इंडियन रेसिडेंट अगर प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो जो बायर है एंड अगर इसकी वैल्यू अबाउ 50 लाख है तो जो बायर है वो सेलर को पेमेंट करते समय उस पर 1% का टीडीएस डिडक्ट करेंगे। ओके, अब इसका सेक्शन क्या है 194IA। ओके, लेकिन अगर कोई एनआरआई अपनी प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो जो बायर है उन्हें भी टीडीएस डिडक्ट करना होता है। वो कितना करेंगे 20%। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, इंडियन को 1%, एनआरआई को 20%, ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी एनआरआई की कोई प्रॉपर्टी सेल होती है तो वो जो केस है वो आती है, वो सेल ऑफ प्रॉपर्टी के सेक्शन में नहीं जाएगी, तो वो जाएगी एनआरआई के केस में अदर इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एंड इसीलिए वहाँ पे 20% का टीडीएस एप्लीकेबल होता है। ये आपको ध्यान रखना है जब भी आप किसी एनआरआई से परचेज कर रहे हो किसी भी प्रॉपर्टी को, फिर चाहे उसकी वैल्यू कुछ भी हो। इस केस में आपको 50 लाख की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। आप चाहे 5 लाख की परचेज करो, 50 लाख की करो या 5 करोड़ की करो, आपको टीडीएस डिडक्ट करना है 20% का। ये बात का हमेशा आपको ध्यान रखना जरूरी है। फिर आप अगर कोई इंटरेस्ट ऑन फॉरेन करेंसी है तो 20%, रॉयल्टीज एंड टेक्निकल फीस है, ये भी अगेन एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी ने रॉयल्टी है या कोई टेक्निकल फीस है या प्रोफेशनल फीस है, जैसे कि अभी हमने देखा एक एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया, उस केस में आपको 10% का टीडीएस एप्लीकेबल होगा। बट ये कब होगा? अगर उस एनआरआई का पैन कार्ड अवेलेबल है देन 10% है। बट इन केस एनआरआई के पास में पैन कार्ड अगर नहीं है तो 20%, या फिर चैप्टर 17B में जो रेट्स बताए हैं वो विचेवर इज हायर। तो जनरली इसमें 20% ही आ जाता है, आपको 20% याद रखना है। देन अगर कोई लॉटरी या गेम है देन 30%, एंड एनी अदर इनकम होगा तो 30%। तो ये रेट्स है। अगर आप किसी एनआरआई को इस सोर्स ऑफ इनकम से अगर कोई भी पेमेंट कर रहे हो तो आपको ये टीडीएस डिडक्ट करना ज़रूरी है। बाकी हमने तो सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है कि आपको अगर नहीं करते तो क्या होगा। हाँ, इसमें एक एडिशनल कंप्लायंसेस आ जाता है, जैसे कि जो हमने स्टार्टिंग में बताया 15CA एंड CB। तो यस, ये अगर आप किसी भी एनआरआई को अगर पेमेंट कर रहे हो, फिर चाहे वो आपके रिलेटिव ही क्यों ना हो या आप आपके ही अकाउंट में अगर ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो आपको ये 15CA एंड CB का फॉर्म कंप्लायंसेस करना ज़रूरी है। ये फॉर्म्स को सबमिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कि और डिटेल के लिए आप हमारे इस ब्लॉग को थोड़ा सा रेफर कर सकते हो। आई होप कि अगर आपको सेक्शन 195 के रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है तो इस वीडियो के थ्रू आपकी क्लियर हुई होगी। अगर फिर भी आपका कुछ डाउट है देन आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, हम डेफिनेटली उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो अपने कॉन्टैक्ट में ज़रूर शेयर करें। टिल देन, थैंक यू, नमस्ते।